नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल और आज मेरे खास मेहमान हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दत्तात्रेय होसाबले। स्वागत है सर आपका। बहुत कम संघ के किसी सज्जन का इंटरव्यू करने को मिलता है तो हम बड़े खुश हैं कि आप सीधी बात में आ जाएं। होसाबले जी, सबसे पहले ये बताएं कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आपकी नागौर राजस्थान में खत्म हुई, जिसमें एक बहुत अहम फैसला हुआ कि संघ अपनी यूनिफॉर्म को हाफ पैंट से बदलकर ट्राउजर में, पैंट में बदलेगा। क्या मैसेज भेजने की कोशिश संघ कर रहा है? संघ इतना ही कहता है, युगानुकूल परिवर्तन करना, समय के साथ चलना संघ के पहले से है। हमने यूनिफॉर्म में पहले भी 4 बार बदल कर चुके हैं, तरह तरह के प्रयोग भी हुए हैं, ऐसे नहीं कि नहीं हुआ है। एक मेजर लोगों को लगता है क्योंकि संघ कहते ही एक निकर के चित्र सामने आ जाता है, इसलिए ऐसे लोगों को लगता है बहुत बड़ा चेंज हुआ। यह स्वाभाविक परिवर्तन है जो समय के साथ चलना, जो हिंदुत्व के ही विचार वैसे कहता है, युग के साथ चलना चाहिए और मूल को छोड़ना नहीं चाहिए और बेसिक्स को पकड़ के रखना चाहिए और एक्सटीरियर्स बाहर के परिवर्तन होते रहते हैं। क्या छवि भी संघ बदलने की कोशिश कर रहा है? नए दौर के साथ एक नया संघ का चेहरा क्या सामने आ रहा है? संघ की छवि तो पहले से ही अच्छा है। संघ एक देशभक्त संगठन है, संघ एक अनुशासित संगठन है, संघ एक सेवा भावी संगठन है, संघ के अंदर लोग एक मत से काम करते हैं, ऐसी छवि संघ के ही है। कुछ संघ के विरोधी लोगों ने कुछ छवि बनाने के लिए प्रयास किया, संघ उसके बारे में कोई समस्या नहीं है और निकर के ट्राउजर बदलने से छवि बदलती है ऐसा हमको तो नहीं लगता है। एक आवश्यकता के अनुसार हमने बदला है। 3 मार्च को सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने एक बयान दिया जिसको लेकर बड़ा बवाल खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि स्कूलों में जाकर ट्रेनिंग देनी होगी लोगों को भारत माता की जय कहने के लिए। असुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि मैं नहीं कहता भारत माता की जय, क्यों जबरदस्ती करते हैं उनके साथ? इस देश में बच्चों को देशभक्ति सिखाना कोई जबरदस्ती नहीं है। भारत माता की जय बोलना सिखाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? हम शब्दों के पीछे जा रहे हैं। भारत माता की जय या वंदे मातरम ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तैयार किया हुआ कोई स्लोगन नहीं है। ये तो स्वतंत्रता आंदोलन में इस देश के लोगों ने इस भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते बोलते फांसी के खंभे पर गए। क्या आपके हिसाब से अनिवार्य होना चाहिए हिंदुस्तानियों को भारत माता की जय बोलना? देखिए, शब्दों की अनिवार्यता है कि नहीं वो मैं कहता, उसको अनिवार्यता करना है, कंपल्सरी करना है, मैं नहीं कहता, आरएसएस भी नहीं कहता है। भारत भक्ति अब्दुल कलाम जी भारत माता की जय बोले कि नहीं वो नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के वो भारत भक्त है, देश मानता है। बाय योर डीड्स, बाय योर एक्शंस, आप समझते हैं नहीं। जैसे महाराष्ट्र असेंबली में हमने देखा कि AIMIM का एक विधायक सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वारिस पठान ने कहा कि मैं भारत माता की जय बोलना नहीं चाहता। ठीक किया कि गलत? सस्पेंड किया है, वहां के हाउस कमेटी उसको डिसाइड करेगी। नहीं, लेकिन क्या आप कहेंगे कि अगर असुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि भारत माता की जय मैं नहीं बोलना चाहता, क्या वो देशद्रोही है आपकी निगाह में? मैं तो कहता हूँ भारत माता की जय बोलना नहीं चाहता हूँ। जो उन्होंने जिस प्रकार कहा है वो भारत माता की जय बोलना जैसे कि एक पाप है, या भारत माता की जय बोलने से कोई उनके रिलीजन के लिए विरोध हो जाता है, ऐसे तो है ही नहीं। कल 3 मुस्लिम लीडर्स टीवी पर आए, उन्होंने ही कहा भारत माता की जय बोलना कोई इस्लाम का विरोध नहीं है, इसलिए भारत माता की जय बोलने में तकलीफ क्या है? पाप नहीं कहा, उन्होंने धर्म से नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं ये नहीं लिखा कि भारत माता की जय बोलो। ये शब्दों के है ही नहीं। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ भारत माता की जय कोई बोलता है कि नहीं बोलता है। भारत के साथ वो कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कैसे है, इस नहीं तो आप उनको देशद्रोही मानेंगे अगर वो नहीं कहते भारत माता की जय बोलने के विरोध करते तो देशद्रोही मानेंगे, देशद्रोही मानेंगे। तो ये बड़ा बवाल खड़ा हुआ, सवाल खड़ा हुआ JNU में जो 9 फरवरी को घटना हुई उसके बाद कि क्या संघ की तरफ से, क्या बीजेपी की तरफ से देशभक्ति क्या है, देशद्रोह कौन है, इसकी एक परिभाषा तमाम देशवासियों पर थोपने की कोशिश हो रही? ऐसे नहीं है। जो JNU में हुआ वो एक प्रकार के देशद्रोह की एक मिसाल था, इसलिए उसको कहना पड़ा। देशभक्ति यानी केवल नारेबाजी करना ये नहीं है। देश की सेवा करना, देश के लोगों के साथ रहना, देश के सीमाओं की रक्षा करना, देश की सांस्कृतिक रक्षा करना, देश की जमीन की रक्षा करना, ये सब देशभक्ति है। लेकिन JNU में जो हुआ वो देशद्रोह की एक मिसाल था, इसलिए उसके सामने देशभक्ति के विचार रखना पड़ा। संघ के कई लोगों ने कहा कि इस तरीके से देश विरोधी नारे आप अमेरिका जैसे देशों में भी नहीं लगा सकते। लेकिन उसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका की एक विख्यात यूनिवर्सिटी है, वहां के प्रेसिडेंट ने कहा कि ओसामा बिन लादेन की याद में अगर हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई समारोह करता है तो हमें कोई परहेज नहीं। अमेरिका में लोग अपना झंडा जलाते हैं, कोई परहेज नहीं। वियतनाम में जो युद्ध किया
उसके खिलाफ लोगों ने नारे लगाए, अमेरिका को भला बुरा कहा, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई। अब तो कह रहे हैं कि ओसामा की याद में कर लीजिए कार्यक्रम। इसलिए अमेरिका ने जो उन्होंने मापदंड रखा है, उनके यार्ड स्टिक भारत के लिए होना चाहिए, ऐसा ही नहीं। अमेरिका में कोई स्टेट्स पे सेसेशन कर सकते हैं। अमेरिका के जैसे आपने कहा वहाँ के ध्वज के बारे में, वहाँ के झंडे के बारे में, उनके फ्लैग कोड अलग है, हमारे फ्लैग कोड अलग है। हमारे तिरंगा झंडा को आप उस प्रकार नहीं कर सकते, यहाँ फ्लैग कोड अलग है। तो इसलिए देशभक्ति के जो पैमाना है हर देश अपने अपने तय किया है, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसलिए हिंदुस्तान में भी देशभक्ति के कुछ पैमाने बनाए हैं। इस देश के किसी भी दूसरे देश के सेना के समर्थन में जाना ये ट्राइटर कहा जाएगा। तो वियतनाम में ऐसे नहीं हुआ होगा, लेकिन वियतनाम के संदर्भ में अमेरिका के, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या आप मानते हैं कि जिन्होंने भी जेएनयू में नारे लगाए वो देशद्रोही हैं? क्योंकि मेरा अगला सवाल यह है कि जिन्होंने नारे लगाए उनको तो अब तक पकड़ा ही नहीं गया है। बिल्कुल, मेरा कहना वो पुलिस के लिए, सरकार के लिए सोचना चाहिए। पुलिस बड़ी हमारी नाकाम है, 1.5 महीना हो गया अब तक पकड़ नहीं सरकार और पुलिस को करना चाहिए। सरकार और पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन जिस प्रकार करेंगे वो उनके प्रायोरिटीज है, उनके प्रेरोगेटिव है, मैं उस पर नहीं कहूंगा। लेकिन जो हुआ उसके बारे में हम सोचें। जो जेएनयू में हुआ, क्या उसको हम देशद्रोह नहीं कह सकते? जिस देश में अफजल गुरु, जो इस देश के पार्लियामेंट, जो लोकतंत्र के मंदिर है, उसको, उसके ऊपर हमला करने वाले व्यक्ति को इस देश के न्यायालय ने रात के 2 बजे भी जब एग्जामिनेशन करके, वहाँ आर्गुमेंट्स करके उसके फांसी चढ़ाया, तो क्या अफजल गुरु के पक्ष में बोलना ये देशद्रोह नहीं होगा? क्या भारत के टुकड़े टुकड़े करना, भारत का संविधान ये कहता है, 1962 की केदारनाथ सिंह की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि भारत के खिलाफ नारेबाजी लगाना महज देशद्रोह नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा कहो जिससे लोग बंदूक उठा लें, वो देशद्रोह है। यह है देशद्रोह की परेशानी। भारत के विरुद्ध नारे लगाना इतना ही नहीं, भारत के बर्बादी करना, भारत के साथ जंग करेंगे, भारत के एक एक प्रांतों को आजाद करेंगे, ये कहना देशद्रोह है ही। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह चुका है, क्योंकि 1984 में बलवंत सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तब भी खालिस्तान की बात हो रही थी, हिंदुस्तान को तोड़ने की बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में कहा कि यह देशद्रोह नहीं है। देशद्रोह है कि नहीं है, इस देश की जनता भी तो कुछ सोचेगी। इस देश में जनता ने जेएनयू के जो नारेबाजी हुई उसके बारे में इस देश की जनता ने कहा, और अभी कन्हैया के बेल देते समय कोर्ट ने भी क्या कहा, ये भी विचार करना पड़ेगा। वो भी तो कोर्ट ने कहा है। मोदी सरकार से संघ की क्या उम्मीदें हैं? आपकी प्रतिनिधि सभा खत्म हुई, हमने देखा कि आरक्षण पे आपने कहा कि बहस की जरूरत है। बीजेपी कह रहे कि नहीं नहीं, जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है वही बनी रहेगी, हम कोई बहस वहस नहीं चाहते। तो आपने बिहार में, हमने देखा मोहन भागवत जी ने बिहार चुनाव से पहले बयान दिया आरक्षण पर, उससे बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। अब आप एक बार फिर से बहस की मांग करें, क्या मैसेज दे रहा है संघ? हमने प्रतिनिधि सभा में इस विषय के बारे में बोला ही नहीं है, पहली चीज। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया इसलिए बोला, प्रतिनिधि सभा बैठक में नहीं बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ के सरकारी वास से इस प्रश्न को पूछा गया, जैसे आज अभी आप पूछ रहे हैं उसी प्रकार। उसके लिए उन्होंने कहा, बहस किस प्रकार के बताया, क्या कोई भी प्रोविजंस, कोई भी पॉलिसी समय समय पर रिव्यू होना गलत है? हम तो ऐसे नहीं मानते। जहाँ तक आरक्षण के बारे में है, हमारा कहना यही है, संविधान के निर्माताओं ने जिन भावनाओं को लेकर आरक्षण के प्रावधान बनाया है, उन भावनाओं को पूर्ण रूप से कामयाब होना, उन रूप से क्रियान्वयन होने के लिए आवश्यक प्रावधानों को, आवश्यक व्यवस्था को करनी चाहिए। आज ऐसे नहीं है, इसलिए कैसे बदलेगा ये? हाँ, इसलिए देश में सरकार की तरफ से भी एक प्रयास होना चाहिए। देखिए, कई लोगों ने क्रीमी लेयर के सुझाव दिए हैं, तो क्रीमी लेयर के बारे में विचार करना चाहिए, नंबर 1। क्रमांक 2, देश में ऐसे लोग जो देश के हित को मन में रखते हैं और ऐसे स्थानों पर रहे, जैसे पूर्व न्यायाधीश होंगे, कोई सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड के बड़े दिग्गज लोग होंगे, जो लोग ऐसे विचार किए हैं, ऐसे नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोगों को, जिनको राजनीतिक कोई भी आसक्ति नहीं है, राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, ऐसे लोगों के एक हाई पावर्ड कमीशन बनाए, वो बताए। लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी रिजर्वेशन जो संविधान में है, वह सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक दृष्टि से विषमता रहने तक वह आरक्षण होना ही पड़ेगा। उसका इंप्लीमेंटेशन करने के बारे में ही मोहन भागवत जी ने कहा है। लेकिन आपके राजनीतिक विरोधियों ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, पिछले चुनावों में भी, इस चुनाव में भी। वो कह रहे हैं कि संघ नागपुर के ब्राह्मणों द्वारा डोमिनेटेड एक संस्था है,
शुरू से ही इनको आरक्षण से परहेज है, अब कोई ना कोई बहाना खोज रहे आरक्षण को खत्म करने। संघ में पहली चीज है, सब जाति के, हिंदू समाज के सब जाति के लोग हैं संघ में, मुसलमान और क्रिश्चियन भी हैं, पर जो शीर्ष नेतृत्व है वहां पर ब्राह्मणों का दबदबा है। इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी में, कांग्रेस में भी कौन कौन रहे हैं उसके भी इतिहास देखें और आरएसएस का भी देखें, लेकिन वो मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि कौन कैसे करता है, क्या करता है, तो वो सवर्ण है अवर्ण है वो नहीं, उनके एक्शंस क्या है। तो संघ ने कभी ये नहीं कहा कि आरक्षण बंद होना चाहिए। बिहार के चुनाव के बाद जहां तक है तो हमने स्पष्ट रूप से कहा है, राजनीतिक लाभ या स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्टेटमेंट को उस हिसाब से नहीं देता। क्रमांक 1। क्रमांक 2, बिहार के चुनाव में इसको दुरुपयोग करने के प्रयास पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने राजनीति के लिए किया। फायदा भी हुआ लालू को, फायदा उस कारण से नहीं हुआ, और भी 20 कारण है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं दत्तात्रेय जी। आपने हाल ही में अपनी यूनिफॉर्म बदली, लोगों को लगा कि संघ का चेहरा बदल रहा है, लेकिन ये चेहरा तब तक नहीं बदल सकता जब तक संघ कहे कि महिलाओं के लिए आरएसएस की मेन बॉडी में कोई जगह नहीं है। अलग आपकी हमने संस्था बना रखी है, आप इसी में रहिए। जिस तरीके से यूनिफॉर्म बदली, क्या सर कोई भविष्य में ऐसा भी दिन आएगा जब आरएसएस की मेन बॉडी में, आरएसएस की शाखाओं में महिलाएं होंगी? देखिए, आरएसएस अपने छवि बदलने के लिए कोई चीज नहीं करता। आरएसएस आवश्यकता के अनुसार समय के चलने के लिए जो चाहिए वो करता है। छवि बदलने के आरएसएस की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारी छवि अच्छी है। जहाँ तक महिलाओं के संघ में महिलाएं हैं, शाखा में महिलाएं आज नहीं हैं। कल हो सकता है कभी भी महिलाएं, और कई जगह पर इस प्रकार के प्रयोग एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पर संघ ने किया भी है। एक सामाजिक कारण से अपने देश की व्यवस्था में आज ओपन फील्ड में, मैदान में महिला और पुरुष फिजिकल एक्टिविटी करने की दृष्टि से जो सामाजिक दृष्टि से कुछ बंधन है, उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के एक विचार किया है। तो संघ के प्रेरणा से चलने वाली 20 प्रकार के सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक एक्टिविटीज में महिलाओं के 50% पार्टिसिपेशन। लेकिन एक जो और सवाल खड़ा होता है वो खड़ा होता है होमोसेक्सुअलिटी पे, जहां पर एक बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि क्या संघ को लगता है कि होमोसेक्सुअलिटी हिंदुस्तान में एक क्राइम है? अरुण जेटली ने हाल ही में कहा कि इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। दुनिया भर में एक नई सोच उभर रही है, हिंदुस्तान को भी उस सोच के साथ बदलना है। क्या आपके हिसाब से हिंदुस्तानी समाज एक ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां पे होमोसेक्सुअलिटी पर जो लोगों की रिजर्वेशंस हैं उन्हें चेंज करने की जरूरत है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस प्रकार के विषय में कोई अपना मत है ऐसे नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर विषय पर समाज के, ये तो व्यक्ति जीवन के संबंधित विषय है। जहां तक समाज के साथ या दूसरे के साथ अन्याय नहीं होता है, सामाजिक एकता एकात्मता के लिए राष्ट्रीय दृष्टि से कोई चीज बाधा नहीं आती, तो संघ इसमें अपने विचार। क्या आप होमोसेक्सुअलिटी को एक क्राइम के तौर पे देखते हैं? मैं तो होमोसेक्सुअलिटी को एक सेक्सुअल प्रेफरेंस के नाते देखता हूं। ये व्यक्तिगत जीवन के अपने अपने प्रेफरेंस है। जहां तक वो दूसरों को कष्ट नहीं देता, जबरदस्ती कोई होमोसेक्सुअलिटी में एंगेज होता है, तो देन इट्स ए क्राइम। तो अगर कॉन्सेंशुअली होता है तो दंड की आपके हिसाब से आवश्यकता नहीं है? तो कमरे के अंदर क्या होता है कौन जाने, इसलिए मैं इस विषय में तो नहीं कहूंगा। ये तो एक प्रेफरेंस है, अपने सेक्सुअल प्रेफरेंस है, वो अपने हिसाब से उनको स्वतंत्र है। साथ ही ये बताएं कि कई सारे जो मुस्लिम संगठन हैं, कई सारे जो क्रिश्चियन संगठन हैं, वो काफी चिंतित हैं हिंदुत्व की आपकी सोच से। उन्हें लगता है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से फ्रिंज आउटफिट्स की जो आवाज़ है वो ज़्यादा बुलंद हो रही है। उनको लग रहा है कि हिंसा बढ़ रही है, उनको लग रहा है कि देश में कहीं ना कहीं एक इंटॉलरेंस का माहौल पैदा हो रहा है, और जो लोग हिंदू नहीं हैं उन्हें डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। देखिए, इंटॉलरेंस के जो विषय है ये, इसमें कोई कतई नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इतने वर्षों से काम कर रही है, बीजेपी भी कई वर्षों से कई राज्यों में सरकार चला रहे हैं। तो क्या उन राज्यों में हो गया 10-15 साल से गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह पर बीजेपी के राज्य हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थन किए हुए कई ऐसे प्रकार की चीजें, कहाँ असहिष्णुता हो गई? ये कोई एक घटना हो गई तो असहिष्णुता की बात कह रहे हैं। उसी प्रकार की दूसरा घटना हो गई, मैसूर में राजू की हत्या हुई, प्रशांत पुजारी की हत्या हुई, इसके बारे में तो मीडिया में चर्चा ही नहीं हुई। संघ कहता है कि हिंदुस्तान में एक कल्चर है, तो लोग कहते हैं नहीं, एक कल्चर नहीं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग कल्चर्स को साथ में लेके चलने की जरूरत है। क्यों संघ को लगता है कि हिंदुस्तान में एक ही कल्चर है, उस कल्चर का नाम है हिंदुत्व? देखिए, हिंदुस्तान में एक ही कल्चर है, ये हिस्टोरिक फैक्ट है, इसको कोई विविधताएं हैं सर, विविधताएं, ट्राइबल्स की अपनी कल्चर है, डाइवर्सिटी।
कल्चर के बारे में जो दक्षिण भारत का अपना कल्चर है, ये अलग अलग कल्चर नहीं है, कश्मीर का अपना कल्चर है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि हिंदुत्व की सोच जो बाकियों पे थोपी जा रही है। हिंदुत्व पहले भी कोशिश थी, लेकिन अब चूंकि सरकार में है तो उसको कार्यान्वित किया जा रहा है। देखिए, हिंदुत्व का सरकार क्या करता है, सरकार से उनसे पूछना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने विचार को, जो इस देश के राष्ट्र के विचार है, जो महर्षि अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सबने कहा है, उसी विचार को हमने रखा है। इस देश में संस्कृति एक है, उस संस्कृति के नाम आप हिंदू कहिए, हिंदुस्तानी कहिए, भारतीय कहिए, वैदिक कहिए, आर्य कहिए, वो संस्कृति एक है। नाम अनेकों हो सकते हैं, लेकिन हिंदुत्व शब्द से लोगों को परहेज। हिंदुत्व शब्द एक सांस्कृतिक शब्द है, राष्ट्रीय शब्द है, ये पांथिक शब्द नहीं है। इसलिए हमने कहा हिंदुत्व, हिंदुइज्म, इसमें फर्क है। हिंदुत्व हिंदूनेस है। चलिए दत्तात्रेय होसाबले जी, आपने अपनी बातें रखी, पहली दफा आपका इंटरव्यू करने का हमें मौका मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी दत्तात्रेय होसाबले से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।